हाय बच्चों, आज हम लोग फिर से विज्ञान पाठ्य पुस्तक में अध्याय 13 मिट्टी के प्रश्न उत्तर को अभ्यास करेंगे। तो चलिए इसके प्रश्न देखते हैं। दिया है सबसे पहला प्रश्न, सबसे उपयुक्त उत्तर को चिन्हित करें। चिन्हित करना है तो दिया है कि जल धारण क्षमता सबसे अधिक होती है। जल धारण यानी पानी को अपने अंदर रखने की क्षमता जो होती है चिकनी मिट्टी में होती है, क्योंकि यही रखता है अपने अंदर। बलुई मिट्टी में तो पानी रहेगा ही नहीं, क्योंकि उसके कण बड़े होते हैं, वो आपका नीचे चला जाएगा रिस कर। और दोमट मिट्टी जो है ये दोनों के बीच वाली मिट्टी है, छोटे और बड़े दोनों कण होते हैं। सबसे ज़्यादा जो है चिकनी मिट्टी में रहता है। धान की फसल के लिए उपयुक्त मिट्टी है। अगला है प्रश्न, तो इसका उत्तर हो जाएगा चिकनी एवं दोमट मिट्टी धान की फसल के लिए उपयुक्त। जल धारण क्षमता चिकनी मिट्टी में सबसे अधिक होगा। देखिए जितना भी प्रश्न दिया रहता है सब आपके बुक से ही दिया रहता है। देखिए यहाँ पर दिया हुआ है चिकनी मिट्टी की जल धारण क्षमता सबसे अधिक होती है, ये यहाँ से लेकर यहाँ तक। और इसके बाद ये आपका चिकनी, देखिए चिकनी एवं दोमट मिट्टी दोनों में गेहूं, मक्का, चना, धान की खेती की जाती है, इसी में दिया हुआ है। इसके बाद देखिए तीसरा प्रश्न है, किस प्रकार की मिट्टी में अंतःस्रवण दर सबसे अधिक होता है। अंतःस्रवण दर सबसे अधिक कह रहा है, तो यानी कि पानी रिसने का जो दर है वह आपका सबसे अधिक होगा बलुई मिट्टी में। इसमें अंतःस्रवण दर यानी पानी रिसता है बहुत ज़्यादा। देखिए विभिन्न प्रकार के मिट्टी में जल के अंतःस्रवण दर भिन्न भिन्न होती है। देखिए यह दर बलुई मिट्टी में सबसे अधिक दिया है ना, बलुई मिट्टी में सबसे अधिक होता है अंतःस्रवण दर। अगला है प्रश्न, मिट्टी का निर्माण किस प्रकार होता है समझाइए। मिट्टी का निर्माण किस प्रकार होता है, देखिए इसका भी उत्तर दिखा रहे हैं। अब आपको उत्तर हम किताब से खुजवाते चलेंगे ताकि आप लोगों को भी किताब से देखकर लिखने की आदत हो जाए, आप उसमें उत्तर निकाल सकें। देखिए मिट्टी का निर्माण, पवन, जल और जलवायु की क्रिया से चट्टानों के टूटने पर मिट्टी का निर्माण होता है। तेज धूप के कारण चट्टानें गर्म हो जाती हैं और उसमें दरारें पड़ जाती हैं। ठंड या वर्षा होने पर उन चट्टानों में टूटने की प्रक्रिया होती है। देखिए यहाँ से यहाँ तक लिख देंगे। इसके बाद यह प्रक्रम जो है अपक्षय कहलाता है, ये लिख देना है एक ठो। देखिए आपको दिखा रहे हैं उत्तर, पवन, जल और जलवायु की क्रिया से चट्टानों के टूटने पर मिट्टी का निर्माण होता है। तेज धूप के कारण चट्टानें गर्म हो जाती हैं और उसमें दरारें पड़ जाती हैं। ठंड या वर्षा होने पर उन चट्टानों के दरारों में पानी चला जाता है, जिससे चट्टानों के टूटने की प्रक्रिया होती है। यह प्रक्रम अपक्षय कहलाता है। ये वाला जो है देखिए पानी चला जाता है, ये हम खुद से जोड़े हैं। वर्षा, देखिए कोई चीज़ गर्म हो जाएगा और गर्म होने के बाद उसे पानी डालेगा तो उसमें वाष्प निकलता है, वो तुरंत टूट जाता है। जैसे कि अपने घर पे देखिए शीशे के गिलास में अगर चाय ही पी रहे हो तो वो गर्म गिलास को देखिए कभी धोया नहीं जाता है, नहीं तो उससे होता क्या है कि उसमें तुरंत जो है वह टूट जाता है, फूट जाता है वो। तो इस तरह से चट्टानों के टूटने की प्रक्रिया से मिट्टी का निर्माण हुआ है। बहुत दिनों से चट्टान टूटते आ रहे हैं, धीरे धीरे टूटते हमारे पास जो है ये मिट्टी जो है ऊपरी परत में दिखाई देती है। अब चलिए आगे का प्रश्न दिया है कि बलुई मिट्टी, दोमट मिट्टी तथा चिकनी मिट्टी में अंतर स्पष्ट करें। तीसरा प्रश्न है, 3 मिट्टी के प्रकार। देखिए मिट्टी के प्रकार हैं, देखिए बलुई मिट्टी, यह चिकनी मिट्टी और यह दोमट मिट्टी। देखिए इसका देखते हैं, मिट्टी में कहाँ है दूसरा के बाद 1 मिनट, 3 नंबर यहाँ पे है, अंतर बताना था। बलुई मिट्टी, चिकनी मिट्टी, दोमट मिट्टी।
इसमें बड़े कणों का अनुपात अधिक होता है। किसमें? बलुई मिट्टी में। बलुई मिट्टी में आपका बड़े बड़े कण पाए जाते हैं। चिकनी मिट्टी, इसमें सूक्ष्म कणों का अनुपात अधिक होता है। सूक्ष्म यानी कि एकदम छोटे महीन महीन कण पाए जाते हैं। दोमट मिट्टी में इसमें देखिए बड़े और छोटे कणों की मात्रा लगभग समान होती है। बड़े भी होंगे और छोटे होंगे, लगभग समान मात्रा में पाए जाते हैं, इसीलिए दोमट कहा जाता है। दोमट मतलब दो मिट्टी, दो प्रकार की मिट्टी एक ही में मिली हुई रहती है। यानी कि समझिए कि बलुई और चिकनी दोनों को अगर मिला दिया जाए तो उसको दोमट कह सकते हैं। दूसरा अंतर है कि इनके कणों के बीच काफ़ी रिक्त स्थान होते हैं। किसमें? बलुई मिट्टी में। बलुई मिट्टी में जो है कण बड़े बड़े होते हैं, तो बड़े बड़े कण रहेंगे तो उसके बीच में काफ़ी जगह रहेगा, तो रिक्त स्थान होते हैं जो वायु से भरे होते हैं। चिकनी मिट्टी में देखिए इनके कणों के बीच रिक्त स्थान बहुत कम होता है, इसमें वायु कम होती है, इसके कणों के बीच जल रुक जा। अब कहाँ पढ़ रहे? ये अगला अंतर है। देखिए पहला अंतर सबके सामने लिखे हैं, इसके बाद दूसरा अंतर सब एक दूसरे के सामने। मिस्टेक हो गया, हम तीसरे अंतर में चले गए। रिक्त स्थान बहुत कम होता है, इसमें वायु कम होती है। इसके बाद देखिए दोमट में, इस मिट्टी में ह्यूमस होती है, यह पौधों के लिए सबसे अच्छी मिट्टी है। दोमट मिट्टी में देखिए ह्यूमस भरपूर मात्रा में रहता है, उचित मात्रा में रहता है, और यह जो है पौधों के लिए बहुत ही उपयुक्त मिट्टी मानी जाती है। तीसरा अंतर देखिए, इसके कणों के बीच से जल तेजी से निकल जाता है। जब कण बड़े बड़े रहेंगे तो पानी जो है तेजी से रिसबे करेगा, रिस कर आपका जो है नीचे चला जाता है, अर्थात इसकी जल धारण क्षमता सबसे कम है। और टिक लगाने वाला में भी हम लोग पढ़े हैं कि बलुई मिट्टी की जल धारण क्षमता सबसे कम होती है और चिकनी मिट्टी की सबसे ज़्यादा होती है। ये चिकनी मिट्टी में ठीक इसका उल्टा लिखेंगे कि इसके कणों के बीच जल रुक जाता है, क्योंकि कण महीन महीन होते हैं, सब सटे हुए रहते हैं एक दूसरे से। तो चिकनी मिट्टी में जो है जल रुक जाता है, अर्थात इसकी जल धारण क्षमता सबसे अधिक है। चिकनी मिट्टी की जल धारण क्षमता सबसे अधिक है। और ये देखिए दोमट मिट्टी में, इस मिट्टी में पादपों की वृद्धि के लिए उचित मात्रा में जल धारण क्षमता होती है। इसमें सबसे अधिक होता है चिकनी में, और बलुई में सबसे कम, और इसमें जो है आपका उचित मात्रा में, यानी कि न कम और न ज़्यादा, यानी कि पर्याप्त मात्रा में पौधों के लिए इसमें जल धारण क्षमता होती है। किसमें? दोमट मिट्टी में। यही तीन अंतर हैं, बलुई मिट्टी, चिकनी मिट्टी और दोमट मिट्टी में। यह भी देखिए प्रश्न में यहाँ पर कणों का अनुपात दिया हुआ है। बलुई मिट्टी किसे कहते हैं, ये एक अंतर हो गया। दूसरा देखिए इनके बीच काफ़ी रिक्त स्थान पाया जाता है, ये स्थान वायु से भरे होते हैं, ये बलुई मिट्टी का है। और यहाँ पर देखिए इसमें इस मिट्टी के कण जो है सूक्ष्म होने के कारण परस्पर जुड़े होते हैं, और इनके बीच रिक्त स्थान कम होता है। कम होगा तो इसमें वायु नहीं भरा रहेगा, कम होगा वायु। इसके बाद देखिए बलुई मिट्टी में दिया है कि बालू के कणों के बीच से जल की निकासी तेज़ी से होती है, यानी जल धारण क्षमता कम हो जाएगा। और यह देखिए इसमें बलुई मिट्टी के विपरीत इनके कणों के बीच सूक्ष्म स्थान में जल रुक जाता है। चिकनी मिट्टी के बारे में बता रहा है। यहाँ पर देखिए दोमट मिट्टी के लिए दिया है, पादपों को उगाने के लिए सबसे अच्छी मिट्टी दोमट है। दोमट मिट्टी में ह्यूमस होता है। इस प्रकार की मिट्टी में पादपों की वृद्धि के लिए उचित मात्रा में जल धारण क्षमता होती है। हो गया अंतर, आपका सारा बुक में ही आंसर आता है। अगला चलिए प्रश्न, अगला प्रश्न दिया है, अंतःश्रवण दर से आप क्या समझते हैं? अंतःश्रवण दर यानी कि रिसने की क्रिया। तो देखिए अगला है चौथा कि मिट्टी में पानी कितना समय में कितनी मात्रा में अंदर जाता है, उसकी गणना अंतःश्रवण दर कहलाता है। अंतःश्रवण दर मिलीलीटर प्रति मिनट इसका मात्रक है, यानी कि जल की मात्रा मिलीलीटर में कितना ml पानी है, और अंतःश्रवण अवधि मिनट में, माने कितना समय लग रहा है, कितनी मात्रा कितना समय में वह आपका जो है रिस रहा है। यह दर जो है बलुई मिट्टी में सबसे अधिक और चिकनी मिट्टी में सबसे कम होता है। अंतःश्रवण दर जो है आपका पानी रिसने की क्रिया है।
आपके बुक में भी दिया हुआ है, देख लीजिए, आपके बुक में भी दिया है। देखिए अंतःस्रवण दर, जल की मात्रा और अंतःस्रवण अवधि, यानी कि देखिए जैसे कि एक उदाहरण भी दिया है, जैसे 500 ml जो है पानी है, 20 मिनट लगता है उसको रिसने में, तो 500 ml बटा 20 मिनट, तो इसको कटाएंगे 25 बार में कटेगा 25 मिलीलीटर प्रति मिनट, यानी कि 1 मिनट में 25 मिलीलीटर, यानी कि वो अंदर रिस रहा है। यह जो है अंतःस्रवण दर है। इसके बाद अगला है प्रश्न दिया है, जल धारण क्षमता से आपका क्या अभिप्राय है। जल धारण क्षमता से आपका क्या अभिप्राय है, 2 प्रश्न दिया है और एक दे दिया है अंतःस्रवण दर और जल धारण करने की क्षमता में क्या अंतर है, दोनों में अंतर भी निकालना है। तो अंतःस्रवण दर तो यहाँ पे लिखा गया है, वही जो है फिर से इसमें लिखा जाएगा। तो जल धारण क्षमता, देखिए मिट्टी द्वारा अपने अंदर जल को रोक कर रखने की क्षमता ही जल धारण क्षमता कहलाती है। यानी कि कोई मिट्टी अपने अंदर पानी को कितना रोक रहा है, रोक कर रख रहा है, उसी को जल धारण क्षमता कहते हैं। जल धारण क्षमता चिकनी मिट्टी की सबसे अधिक और बलुई मिट्टी की सबसे कम होता है। चिकनी मिट्टी का जल धारण क्षमता सबसे अधिक, ये टिक लगाने वाला जो क्वेश्चन था उसमें भी, जो फर्स्ट क्वेश्चन था उसमें भी आया था ये, और बलुई मिट्टी में सबसे कम होता है। और अगला प्रश्न दिया है कि अंतःस्रवण दर और जल धारण क्षमता में अंतर स्पष्ट करना है। तो देखिए इधर अंतःस्रवण दर का है और इधर जल धारण क्षमता का है। अंतःस्रवण दर में पहला, यह मिट्टी द्वारा जल रिसने की प्रक्रिया या गुण है। जो भी कहिए, प्रक्रिया कहिए या गुण कहिए, रिसने, इसी को अंतःस्रवित लिखा है। तो मिट्टी में पानी कितना जो है अंतःस्रवित हो रहा है, कितना रिस रहा है, यह जो है गुण है। और जल धारण क्षमता क्या है, तो यह मिट्टी द्वारा अपने अंदर जल रोक कर रखने की प्रक्रिया या गुण है। पानी को रोक कर रखने का जो गुण है वह आपका जल धारण क्षमता है। अगला देखिए, यह बलुई मिट्टी में अंतःस्रवण दर में है। दूसरा, यह बलुई मिट्टी में सबसे अधिक होता है जल धारण क्षमता, यह चिकनी मिट्टी में सबसे अधिक होता है। यह दूसरा अंतर हो गया। तीसरा अंतर देखिए, यह चिकनी मिट्टी में सबसे कम होता है। अंतःस्रवण दर चिकनी मिट्टी में कम होगा, बलुई में अधिक, चिकनी में कम। और जल धारण क्षमता में देखिए, यह चिकनी में अधिक होता है, तो यहाँ पर यह बलुई मिट्टी में सबसे कम होता है। यही 3 आपका अंतर हो जाएगा, दोनों में अंतर हो गया और जल धारण क्षमता हो गया। अब है आखिरी प्रश्न दिया है, समझाइए कि मिट्टी के अपरदन तथा मिट्टी प्रदूषण को किस प्रकार रोका जा सकता है। मिट्टी के अपरदन, अपरदन मतलब होता है कटाव, मिट्टी कटने की जो प्रक्रिया है, और जो मिट्टी प्रदूषण हो रहा है हमारा, उससे किस प्रकार से हम कम कर सकते हैं, रोक सकते हैं। तो आखिरी प्रश्न यहाँ पे है, इसका उत्तर देखिए। छठा है कि मिट्टी के अपरदन तथा मिट्टी प्रदूषण को रोकने के लिए निम्नलिखित उपाय किया जा सकता है। पहला, ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाना चाहिए। ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाएंगे, क्योंकि पेड़ के जो जड़ हैं वह मिट्टी को बांध कर रखते हैं, पकड़ कर रखते हैं, और मिट्टी कटती नहीं है। दूसरा, वनों की कटाई पर रोक लगाना चाहिए, वन को कटने से बचाना चाहिए, क्योंकि वन में पेड़ों की संख्या अधिक होती है। तीसरा, ढाल वाली भूमि पर सीढ़ी नुमा कृषि करना चाहिए। ढाल वाली भूमि जैसे पहाड़ी इलाका क्षेत्र, पहाड़ी क्षेत्र में जो भूमि होते हैं वह ढलान वाला होता है, ढालू होते हैं और समतल नहीं होता है, तो उस पर क्या होता है, पानी तेज़ी से बह जाता है और मिट्टी जो है उसके साथ बह जाती है, कट जाती है। तो उस पर सीढ़ी नुमा कृषि करना चाहिए, सीढ़ी के जैसा बनाकर। सीढ़ी के जैसा कृषि करने से क्या होता है कि पानी जो है आपका डायरेक्ट सड़क कर नीचे नहीं आता है, बल्कि सीढ़ी पे गिरते हुए धीरे धीरे उसका जो है गति जो है पानी का कम हो जाता है, और इससे मिट्टी जो है कटने से बच जाती है। चौथा है कि ये तो मिट्टी का अपरदन था। अब प्रदूषण, प्रदूषण देखिए यहाँ से चालू हो गया। रासायनिक खाद, कीटनाशक दवाओं का कम प्रयोग करना चाहिए। जितने भी रासायनिक खाद आ रहे हैं, उर्वरक आ रहे हैं और कीटनाशक दवाइयाँ आ रही है, इसे फसलों पे छींटने से होता क्या है कि मिट्टी जो है आपका प्रदूषित हो रहा है, उसकी उपजाऊ शक्ति कम होती है। पांचवा है, जैविक खाद के प्रयोग को बढ़ावा देना चाहिए। जैविक खाद यानी कि कंपोस्ट,
कंपोस्ट खाद जो जीव जंतुओं के अवशेष से, मल मूत्र से, जो गोबर वगैरह से जो तैयार किया जाता है खाद जो है उसका बढ़ावा देना चाहिए। उससे भूमि की उपजाऊ शक्ति बढ़ती है और मिट्टी प्रदूषण नहीं होता है। छठा है, घरों का कचरा बाहर खुले में नहीं फेंकना चाहिए। अपने घर का जो भी कचरा है वह बाहर खुले में फेंकने से मिट्टी प्रदूषण होता है। कहीं भी ज़मीन पे फेंकिएगा तो आपका मिट्टी प्रदूषण होगा, सड़कें। इसके बाद क्योंकि उसमें प्लास्टिक वगैरह, शीशा वगैरह बहुत सारे चीज़ें रहते हैं घर के कचड़ों में। सातवां है कि भूमि या मिट्टी कहिए, भूमि मिट्टी प्रदूषण से होने वाले दुष्प्रभावों के बारे में लोगों को जागरूक करना चाहिए। मिट्टी प्रदूषण यानी भूमि प्रदूषण से होने वाले जितने भी कुपरिणाम हैं, जो उससे हानियां हैं, जो उससे होने वाले रोग हैं, उसके बारे में लोगों को बताना चाहिए, जागरूक करना चाहिए ताकि वो सतर्क रह सकें और मिट्टी प्रदूषण न होने दे, उसको बचाया जा सके। तो आज के लिए बस इतना ही। वीडियो देखने के लिए सबको दिल से धन्यवाद। जितने लोग मेरे चैनल से जुड़े हुए हैं या जो लोग पढ़ाई कर रहे हैं इससे, मिलते हैं आपसे अगले चैप्टर में। चैप्टर 14 14 नंबर पाठ अब दिया है, पौधों में संवहन। इसके प्रश्न उत्तर को जब हल करेंगे इसके अभ्यास में, तब फिर आपसे मिलते हैं। तब तक के लिए सबको धन्यवाद।